हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परसम क्लासेस। दिस इज मी दिलीप पुरी टेकिंग योर पॉलिटी सेशंस। पॉलिटी के सेशंस में जो आज हम टॉपिक लाए हैं वो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दो ये कोई टॉपिक आपके बुक में मेंशन नहीं है, एक सेपरेट चैप्टर नहीं है, पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ क्योंकि कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। कई बच्चों को मैंने देखा है इसमें प्रॉब्लम आती है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में क्लियर डिस्टिंक्शन ये लोग नहीं कर पाते हैं और कौन सी चीज़ लेजिस्लेटिव में आती है, कौन सी एग्जीक्यूटिव में आती है, इसमें बच्चों को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है। मतलब जब भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो देयर इज अ क्वेश्चन, ऑलवेज अ क्वेश्चन कि यार लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, कहीं ये इंटरसेक्ट कर जाती हैं, कहीं ओवरलैप कर जाती हैं इनकी पावर्स, और बहुत क्लियरली डिफाइंड नहीं है कहीं पे भी कि क्या है। तो आज हम कोशिश करेंगे आपके सारे ये डाउट्स क्लियर करने के लिए कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी क्या है और किस तरीके से यूज़ की जाती है ये मशीनरी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गो टू दी टॉपिक। सो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब हमारे सरकार जो हमारी डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है? डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ बाय एंड फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये हमें पता है। आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये डेफिनेशन किसने दी है। क्लियर है? जल्दी से बताइए किसने दी है ये डेफिनेशन, उसका नाम बताइए, उन आदमी का नाम बताइए, महान आदमी का। अब ये बात है कि एक हमारी डेमोक्रेसी है तो उसको चलाती हमारी गवर्नमेंट है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारी जो स्टेट है, जो हमारी कंट्री है, उसको चलाएगा कौन? अपने आप तो चलेगी नहीं, चलाएगी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के तीन मुख्य रोल होते हैं। गवर्नमेंट जब चलाती है तो गवर्नमेंट के तीन मुख्य रोल होते हैं। एक सबसे पहला होता है कि लॉ बनाना, कि हमारे देश को किस तरीके से गवर्न करना है, उसके लिए हम उसके लिए लॉ बनाएंगे, उसके लिए कानून बनाएंगे। तो सबसे पहला काम होता है लॉ बनाना। सेकंड काम होता है कि इस लॉ को इम्प्लीमेंट करना, इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के अगेंस्ट पॉलिसीज बनाना, कि इस लॉ को किस तरीके से हम हमारे कंट्री में उतारेंगे, हम कैसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे पूरे देश में, स्टेट्स में, ऑल ओवर दी कंट्री। साथ ही साथ इसका फंड मैनेजमेंट कैसे होगा, अदर मैनेजमेंट कैसे होगा, किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सारी चीजें हमारे को कौन, एक और काम हो गया गवर्नमेंट का, एक और काम हो गया इसका इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ क्रिएटेड। तो लॉ क्रिएट हुआ, देन उसका इंप्लीमेंटेशन होगा। थर्ड एक और काम होता है कि ये लॉ सही बना है नहीं बना है, इसकी कौन जांच करेगा। ये लॉ सही से इंप्लीमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इसकी कौन जांच करेगा। ये लॉ विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी मोटिव, कोई ये लॉ उसी तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है जिस तरीके से बना है, जिस सोच के साथ ये बना है, तो इसको कौन करेगा। इसका एक और विंग की जरूरत पड़ेगी हमारे को, जो इसको रिव्यू करेगी, जो इसको एनालाइज करेगी। और कहीं इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स तो नहीं है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो हमारे संविधान में अलाउड ही नहीं है लेकिन फिर भी इस लॉ में डाल दिए गए, या इसको इंप्लीमेंट करते वक्त कुछ हमने ऐसी हरकतें करी हैं, कुछ ऐसे हमने स्टेप्स लिए जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। तो इन सबको रिव्यू करने के लिए भी एक और काम करना है हमारे को, इसको एनालाइज, इसको रिव्यू करने के लिए, इसकी स्क्रूटनी करने के लिए एक और काम करना है, इसको जुडिशरी, इसको मतलब बेसिकली हमारे को जज करना है। क्लियर है बात? तो तीन रोल समझ में आ गया आपको। लॉ बनाना, दैट इज विधायिका, सबसे पहली बॉडी कौन सी हो जाएगी? विधायिका, जो लॉ बनाएगी। सेकंड इज एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, कार्य प्रणाली का जो कार्य करेगी, मेन सारा इसका कार्य दिखेगी, किस तरीके से हो रहा है, इंप्लीमेंट हो रहा है हमारे स्टेट में, किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, क्या पॉलिसीज हैं, कैसे मैनेजमेंट होगा सारा, दैट इज टू बी डन बाय द एग्जीक्यूटिव। और थर्ड पार्ट जो मैंने आपको रिव्यू का पार्ट बताया, वो कौन करेगा? इसको, एक्ट को, लॉ को, पॉलिसी को रिव्यू कौन करेगा, एनालाइज कौन करेगा? वो करेगी जुडिशरी। तो हम क्या करते हैं, इस गवर्नमेंट को बेसिकली तीन में डिवाइड कर देते हैं, लेजिस्लेटिव, देन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आई होप क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। लेजिस्लेटिव जो कानून बनाएगी, एग्जीक्यूटिव जो कानून इंप्लीमेंट करेगी, पॉलिसीज बनाएगी उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, और जो भी फैक्टर्स हैं उसको कानून को लागू करने के लिए वो सारे फैक्टर्स इंप्लीमेंट करेगी या उसको प्रोसेस में लाएगी। थर्ड वुड बी दी जुडिशरी, जो उसको एनालाइज करेगी, उसका रिव्यू करेगी। तो बेसिकली हमारी तीन बॉडीज की जरूरत पड़ती है हमारे को, किसी भी गवर्नमेंट को तीन कामों की फंक्शन की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? सो थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब हमारी अगर हम बात करें कि भैया हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव का काम कौन संभालता है, एग्जीक्यूटिव का काम कौन संभालता है और जुडिशरी कौन संभालता है, तो ये लेजिस्लेटिव का काम जो हमारी कंट्री में देखते हैं वो है लोकसभा एंड राज्यसभा, द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बेसिकली ये हमारा लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं। हाँ, इसके बाद इस पर प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर भी होते हैं, तो प्रेसिडेंट भी एक पार्ट हो जाता है, पर मोटा मोटा जो अगर बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा हमारे लेजिस्लेचर के पार्ट हैं। देन कमिंग टू एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जो इसको इंप्लीमेंट करेंगे, जो इस कानून को इंप्लीमेंट करेंगे, साथ ही साथ सारा मैनेजमेंट देखेंगे, वो ये हो जाएंगे एग्जीक्यूटिव। तो इसमें कौन कौन आते हैं हमारे देश में? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये जो बॉडी होते हैं या ये जो लोग होते हैं, ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। और थर्ड जो हमारा पार्ट है वो है जुडिशरी। जुडिशरी में क्या हो जाएगा? सारे हमारे कोर्ट्स आ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये सारे हमारे कोर्ट्स आ जाएंगे जो रिव्यू करेंगे इन लॉज को, इन पॉलिसीज को, इन पूरे इसके जो प्रोसेस उतरेगा, इस सबको रिव्यू कौन करेगा? हमारे
कोट्स करेंगे। फेयर इनफ, ठीक है। अब ड्राफ्टर्स जो थे हमारे, ड्राफ्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, क्योंकि ये पावर्स किसने दी, यहाँ पे लेजिस्लेटिव की पावर इसको लोकसभा राज्यसभा को किसने दी, एग्जीक्यूटिव की पावर किसको दी, जुडिशरी की पावर हमारे कोर्ट्स को किसने दी, हमारे ड्राफ्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ये इनके रोल्स डिफाइन कर रखे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो वो क्या चाहते थे कि इनको वर्क कोहेसिवली, फंक्शन इंडिपेंडेंटली विद क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर। ये तीनों जो विंग्स हैं ये बेसिकली काम तो एक साथ करने चाहिए, मतलब एक से जुड़कर एक, ये चेन होती है ना, एक से जुड़कर एक, इंडिविजुअल नहीं, अपनी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में काम नहीं करने चाहिए जैसा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर है? ये चाहते थे कि ये सब लोग काम एक साथ जुड़ के करें, सब इंटरकनेक्टेड हो, साथ ही साथ क्या हो, फंक्शन सेपरेटली, लेकिन इनके काम करें साथ लेकिन फंक्शन सबके सेपरेट हो। रूल्स, जो ड्यूटीज एंड रोल्स और जो KRA होते हैं, जो जिनके रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज होते हैं, वो बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड हो। तो सेपरेशन ऑफ फंक्शंस होना चाहिए रादर देन सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करें अगर अपन। अभी सेपरेशन ऑफ पावर और फंक्शन भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे लिखा है विद सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब क्या डिफरेंस है सेपरेशन ऑफ पावर फंक्शन में, वो अभी अपन देख लेते हैं। क्लियर है? अब रिक्वायरमेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, क्यों जरूरत है कि भैया ये काम हम अलग अलग लोगों से कराएं, लेजिस्लेटिव अलग करें, एग्जीक्यूटिव अलग करें, जुडिशरी अलग करें, ऐसा क्यों जरूरत है कि एक बॉडी बना देते हैं जिसका सारा काम यही है। एक बॉडी बना दी LEJ नाम करके बॉडी बना दी, सबके इनिशियल ले लिया और एक LEJ बॉडी बना दी और उसी में सारे के सारे रख दिए हमने। कानून भी वही बना रहे हैं, कानून इंप्लीमेंट भी वही कर रहे हैं, सारा मैनेजमेंट भी वो देख रहे हैं और एंड में उसको रिव्यू भी वो कर रहे हैं। तो इसमें क्या परेशानी थी और हमने इतनी 3-3 बॉडी बनाने की कहाँ जरूरत आ रही थी? तो इसका कारण ये है कि ऐसा माना जाता है और बहुत प्रैक्टिकल बात है कि जब सब सारी चीज़ों का कंट्रोल एक ही आदमी या एक ही बॉडी के पास आ जाएगा तो आपको पता है माल एडमिनिस्ट्रेशन की प्रैक्टिस होने लग जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि यार कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई रिव्यू करने वाला नहीं है, तो मेरे मन में जो हो रहा है मैं वो लॉ बना रहा हूँ, मेरे इच्छा होगी जैसा लॉ बनाऊंगा, उसको जिस तरीके से इंप्लीमेंट करना है वो फ्री होगा और उसको किस तरीके से लागू करना है वो उसके लिए फ्री होगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई रिव्यू ही नहीं है, उसके ऊपर कोई जुडिशल रिव्यू नहीं है, कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो उसकी मर्जी होगी वैसे करेगा। तो माल एडमिनिस्ट्रेशन एक मोटा पॉइंट, माल एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड, करप्शन। अब करप्शन कैसे होगा? करप्शन ऐसे होगा भाई साहब कि जब मेरे को पता है कि जनता से पैसा भी मेरे को लेना है टैक्स के फॉर्म में, मेरे को ही कानून बनाना है टैक्स के, तो जनता से पैसा भी मैं लूंगा, पैसा आएगा भी मेरे पास ही और पैसे को यूज कैसे करना है ये भी मेरे हाथ में। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको लगता है 100 करोड़ रुपए अगर हमने जनता से कलेक्ट करे और वो बॉडी को कोई देखने वाला नहीं है, कोई रिव्यू करने वाला नहीं है, तो 100 करोड़ रुपया कहीं अच्छे यूज होगा। उनकी इच्छा होगी तो 10 करोड़ यूज करेंगे, 20 करोड़ यूज करेंगे, 50 करोड़ यूज करेंगे। अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ऑटोमेटिकली करप्शन विल अराइज आउट, करप्शन निकलेगा ही निकलेगा। ये बहुत बेसिक बात है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं कि करप्शन नहीं आएगा। जब मेरे को पता है मेरे ऊपर कोई माई बाप है ही नहीं, मेरे को कोई चेक करने वाला है ही नहीं, मेरे को किसी को जवाब ही नहीं देना, आई एम नॉट अकाउंटेबल टू एनीबडी, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनीबडी, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, करप्शन निकल के आएगा। सिमिलरली अब्यूज ऑफ पावर। अब आप पावरफुल तो बहुत हो गए क्योंकि आप देश तो आप ही गवर्न कर रहे हो, सबसे ऊपर आप ही हो, कानून भी आप बना रहे हो, कानून को लागू भी आप कर रहे हो, इंप्लीमेंट भी आप कर रहे हो, रिव्यू भी आप कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है यू हैव अनलिमिटेड पावर। आपके पास कितनी पावर है? अनलिमिटेड पावर है। आपका जो मन करे आप देश के साथ कर सकते हैं, आपका जो मन करे आप अपने संविधान के साथ कर सकते हैं। तो अनलिमिटेड पावर, एब्सोल्यूट पावर आ जाएगी, उससे क्या हो जाएगा, बहुत सारे आर्बिट्ररी रूल्स बनने लग जाएंगे। आर्बिट्ररी रूल्स मतलब हैपेजर्ड रूल्स बनने लग जाएंगे, कोई पैटर्न फॉलो नहीं होगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं होगा। जो इस अथॉरिटी पे बैठा है, जो इस बॉडी पे बैठा है, उसकी जो इच्छा होगी वो उस तरीके से पावर का यूज कर सकता है। तो अब्यूज ऑफ पावर, पावर का गंदा यूज हो सकता है, होने के चांसेस पूरे पूरे और बट ऑब्वियसली होगा ही होगा। कई जगह हमने पुराने समय में देखा है जहां शासक, राजा शासक हुआ करते थे, राजा लोग हुआ करते थे, इवन हमारे हिंदुस्तान में भी, तो उनके पास सारे डिपार्टमेंट उनके पास होते थे, उनके पास कोई ऐसी अलग से सेपरेट विंग्स बॉडीज नहीं होती थी जो उनके काम को रोक सके, और उसी का कारण ये होता था कि अब्यूज ऑफ पावर होती थी और लोगों का शोषण हुआ करता था। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि इनको अलग करने का कारण क्या है। इसी के संदर्भ में थॉमस जेफरसन ने क्या बोला है, द ग्रेटेस्ट कैलामिटी विच कुड बीफॉल अस, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है, इसकी एक्चुअल है, सो द ग्रेटेस्ट कैलामिटी which could befall us would be submission to government of unlimited power। क्लियर है? ये इनकी डेफिनेशन थॉमस जेफरसन की, वो उसमें गलत प्रिंटेड है, टाइप्ड है रादर, तो आप इसको सही कर लेना। वैसे अब आपको पीडीएफ, फुल डिटेल पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे और आपके पीडीएफ बैंक जो आपके ऐप पे वहाँ मिल जाएंगे, फुल डिटेल, सिर्फ ये पीपीटी नहीं, आपको डिटेल्ड पीडीएफ मिल जाएंगे आपसे, आपके सारे चैप्टर्स के, कहाँ पे, वेबसाइट या
ऐप पे। सो द ग्रेटेस्ट कैलेमिटी विच कुड बीफॉल अस वुड बी सबमिशन टू अ गवर्नमेंट विद अनलिमिटेड पावर। क्या मतलब है कि हमारे को सबसे पहले कौन तोड़ सकता है, कोई भी चीज हमारे को क्या तोड़ सकती है, अगर हम ऐसी गवर्नमेंट के सबमिशन में आ जाएं जो कि अनलिमिटेड पावर के साथ डील करती है। जिसके पास सारी अनलिमिटेड पावर है तो हमारी डेमोक्रेसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर रोल ही क्या रहा डेमोक्रेसी का, लोगों का रोल ही क्या रहा, सब रोल तो उस अथॉरिटी का, उस बॉडी का है जो कि सुप्रीम हो जाएगी। सो ऐसा बोला है थॉमस जेफरसन जी ने। साथ ही साथ हमारे जो केटी शाह जी प्रोफेसर थे उन्होंने भी क्या बोला, और कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर भी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। सो केटी शाह जी ने बोला है, इफ द इंटरचेंज between judicial officers and members of the legislature was possible, interpretation of the law will be guided much more by party influence than by intrinsic merits of the each case। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही अच्छी बात बोली इन्होंने बोला कि अगर पार्टी के लोग, मतलब लेजिस्लेचर के लोग, लेजिस्लेचर में कौन आते हैं, अलग अलग पार्टीज के लोग आते हैं, तो लेजिस्लेचर में जो लोग हैं और जुडिशरी में जो लोग हैं वो एक ही हो जाएंगे, उनमें इंटरचेंज पॉसिबल है कि लेजिस्लेटिव से उठा के हमने जुडिशरी में बैठा दिया, जुडिशरी से वापस लेजिस्लेचर में डाल दिया, मतलब तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया, वो भी पार्टी वाले लोग ही हो गए। कौन से लोग हो गए, पार्टी वाले, क्योंकि लेजिस्लेचर में किसी न किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते वाले लोग ही आते हैं, और वही जब जुडिशरी में बैठेंगे तो जो आपका व्यू है, जो जुडिशरी का व्यू है, जो जज का व्यू होगा या चीफ जस्टिस का जो व्यू होगा, वो कैसा होगा, वो देश के लिए नहीं होगा, वो पार्टी पॉलिटिक्स हो जाएगी, वो पार्टी एजेंडा पे होगी। फिर आप पार्टी एजेंडा आपका कुछ भी है कि भैया मेरे को देश को सेक्युलर बनाना है तो सेक्युलर बनाओ, मेरे को देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हिंदू राष्ट्र के फेवर में लॉज आएंगे, मेरे को देश में अगर यहाँ पर्टिकुलर किसी भी धर्म की बात करें तो किसी धर्म के लॉज आएंगे, मेरे को देश को सोशलिस्ट बनाना है तो मेरे लॉज सारे सोशलिस्ट होंगे और मेरी सरकार, मेरे जो जज है वो भी सोशलिस्ट के फेवर में ही अपने जजमेंट दिएंगे, मेरे को कैपिटलिस्ट बनाना है तो कैपिटलिस्ट के अकॉर्डिंगली हमारे लेजिस्लेशन बनेंगे और हमारा जो जज जुडिशरी है वो भी उसी के फेवर में जजमेंट दिया करेंगे। सो ऑटोमेटिकली आप समझ रहे हैं कि अगर सब चीज़ें एक हाथ में हुई, एक ही हाथ में हुई, एक ही बॉडी के पास हुई, एक ही पॉलिटिकल पार्टी या जो भी पॉलिटिकल पार्टी रूल करिए उनके पास हुई, तो होगा क्या, हमारा देश आगे ही नहीं बढ़ेगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी और पार्टी पॉलिटिक्स आ जाएगी, पार्टी की एजेंडा फॉलो किए जाएंगे, न कि जो देश का एजेंडा है उसे फॉलो किया जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, वापस समझ में आया। ये रीजंस हैं कि क्यों सेपरेशन ऑफ पावर हुआ है, कैसे हुआ है वो अभी देख लेते हैं। क्यों हुआ है, रीजन ये है कि अनलिमिटेड पावर नहीं होनी चाहिए, माल एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, हमारा करप्शन हो जाएंगे, अब्यूज ऑफ पावर हो सकता है, ये कारण है कि हमारे को इसको सेपरेट करना बहुत जरूरी है। इंडिया में क्या है, इंडिया में सेपरेशन ऑफ फंक्शन है रादर देन सेपरेशन ऑफ पावर से, जैसा यूएसए में होता है। यूएसए में क्या, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि इन लोगों को डिफाइन हमारे को अलग अलग करना, ये बॉडीज अलग अलग होनी चाहिए। तो हमारे हिंदुस्तान में भी अलग अलग बॉडीज हैं, लेजिस्लेटिव के लिए लोकसभा राज्यसभा है, मैं सेंट्रल लेवल की बातें कर रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव में हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, साथ ही साथ मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरीज भी आ जाते हैं, जो मिनिस्ट्री संभालते हैं वो लोग भी आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव में। देन आपका फाइनल जुडिशरी में हमारे कोर्ट्स आ जाते हैं। क्लियर है? सो ऐसा फंक्शन, हमारे सेपरेशन तो है लेकिन हमारे फंक्शन अलग अलग है, पावर सबके पास अलग अलग नहीं, हमारे कहीं ना कहीं ओवरलैप भी करते हैं, हमारे लोगों की पावर, हमारे जो बॉडीज है उनकी पावर कहीं ना कहीं ओवरलैप भी करती है, दोनों के कहीं ना कहीं काम इंटरसेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं ओवरलैप करते हैं। वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। उससे पहले एक सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में क्या बोला है, सेपरेशन ऑफ पावर जो कि यूएसए में चलता है जनरली, यूएसए में मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर इज इम्प्रैक्टिकेबल इन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज डिफिकल्ट टू डिवाइड द फंक्शंस ऑफ ईच ऑर्गन ऑन एक्यूरेट बेसिस। तो ये बोला गया है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म यूज कर रहे हैं, इसमें पार्लियामेंट्री मेंशन नहीं है पर इसका मतलब यही है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म अगर हम यूज कर रहे हैं तो सेपरेशन ऑफ पावर बहुत इजीली पॉसिबल नहीं है कि हम एक्यूरेट बेसिस पे सबको अलग अलग क्लियरली डिफाइन कर दें, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर आपको पता हो तो क्या होती है, पार्लियामेंट्री में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो ये कब होगा, जब इन दोनों में कोई ना कोई इंटरसेक्शन होगा, कोई ना कोई ओवरलैपिंग होगी, जब भी तो रिस्पॉन्सिबल होगा, कहीं ना कहीं ये मीट कर रहे होंगे। तो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर मतलब, और हमारा जो एग्जीक्यूटिव है पार्लियामेंट में वो पूरा का पूरा कहां से निकलता है, लेजिस्लेचर से निकलता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहां से बनते हैं, लेजिस्लेटर से बने, लेजिस्लेचर से बनेंगे, किसी भी हाउस से बन सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहां से बनेंगे, लेजिस्लेचर से बनेंगे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो ये हम पूरा डिटेल में पार्लियामेंट्री सिस्टम इससे पहले कवर कर चुके हैं, अभी कोई डिफिकल्टी आ रही हो तो प्लीज इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करो, पॉज करो और पहले ये वीडियो देख के आओ, फिर आपको समझ में आएगा। और जिन्होंने देख लिया उनके लिए कहानी अपन रेलगाड़ी आगे बढ़ाते हैं। सो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर के अंदर से निकल के आते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव। जनरली हमारे एग्जीक्यूटिव कहां से आते हैं, लेजिस्लेचर में से ही आते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उन्हीं में से आते हैं।
तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग तो होगी, ओवरलैपिंग हो गई, डिफरेंशिएशन नहीं हुआ पूरी तरीके से, सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं हुई पूरी तरीके से, क्लियर है। लेकिन वहीं पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो कि यूएसए में फॉलो होता है, तो वहां पे जैसे आपको पता है, वहां पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या जो सेक्रेटरी कहलाते हैं, उधर उधर क्या कहलाते हैं, सेक्रेटरी, ये लोग लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होते। जरूरी नहीं है कि लेजिस्लेचर का पार्ट हो, प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से अपनी फील्ड के किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या अपनी सेक्रेटरी बना सकता है फॉर दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो। सो ऑटोमेटिकली यहां पे क्या हो गया, यहां पे सेपरेशन ऑफ पावर क्लियरली डिफाइंड हो गया। और एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटर। हमने ये भी पढ़ा था लास्ट क्लास में कि यूएस का जो प्रेसिडेंट है, यूएस के जो सेक्रेटरीज है, आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, आर नॉट अकाउंटेबल टू दी लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर की जवाबदेही नहीं है इन पे। तो यूएस का प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यहां पे सेपरेशन ऑफ पावर्स इज पॉसिबल। लेकिन हमारे यहां पे जब पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट पॉसिबल एट ऑल लेवल्स। मतलब पूरा का पूरा सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हो सकता। इसको क्या, इसलिए हमारे यहां पे क्या बोला जाता है, इसको सेपरेशन ऑफ फंक्शन। सेपरेशन ऑफ फंक्शन, हमारे फंक्शन अलग अलग है, एट द एंड ऑफ द डे पावर कहीं ना कहीं हमारे इंटरसेक्ट हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है। कैसे होती है ये भी अब हम देख लेते हैं। ये यहां तक बिल्कुल क्लियर है, आई होप हो गया होगा, क्योंकि इससे ज्यादा डिटेल में है भी नहीं और इससे ज्यादा डिटेल में कोई समझा भी नहीं सकता। कोई समझा सके ना समझे, मैं तो नहीं समझा सकता, ठीक है। सो ओवरलैपिंग ऑफ पावर्स बिटवीन दी 3 पिलर्स। अब जो 3 पिलर्स हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के इसमें कौन से थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, विधायिका, कार्य प्रणाली का और हमारी न्याय प्रणाली का, ठीक है। सो बिटवीन 3 पिलर्स क्या है, अब जैसे ये है, हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज आर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। ये मैंने अभी आपको बताया, लेजिस्लेचर में से ही एग्जीक्यूटिव निकलता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहां से निकलेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहां से निकलेंगे, हमारे लेजिस्लेचर में निकलेंगे। तो ओवरलैप ऑफ पावर्स हो गया, ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शंस, ओवरलैपिंग ऑफ 3 पिलर्स हो गया, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव इंटरसेक्ट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन डिसॉल्व द गवर्नमेंट, वापस लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में इंटरसेक्शन हो गया, ओवरलैपिंग हो गई। क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर हमारे लेजिस्लेटिव में निकल गया, लेजिस्लेचर में निकल गया, तो एग्जीक्यूटिव सारी की सारी डूबेगी। हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल स्विम एंड सिंक टुगेदर। तो जैसे ही हमारी सरकार गिरी, जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ और वो सक्सेसफुल हो गया, तो ऑटोमेटिकली सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएंगे, सारा एग्जीक्यूटिव टूट जाएगा, सारा प्राइम मिनिस्टर सहित सब डूब जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो लेजिस्लेटिव ने पावर एग्जीक्यूटिव को क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया, इंटरसेक्शन हुआ वापस कहीं ना कहीं पावर्स का। क्लियर है, समझ में आ रही बात। पावर टू असेस दी वर्क्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर में एग्जीक्यूटिव की बातों पे डिस्कशन होता है, एग्जीक्यूटिव के एक्शंस पे डिस्कशन होता है, मोशंस पास होते हैं, जुडिशरी रिव्यू कर सकती है एग्जीक्यूटिव को डिसीजन को। तो इधर भी वापस क्या हो गया, ओवरलैपिंग ऑफ पावर्स हो गई लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। क्लियर है। इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है, रामनाथ कोविंद साहब हैं, तो इनको कोई निकाल सकता है क्या, मैं निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता। इनको कौन निकाल सकता है, इनको लेजिस्लेचर निकाल सकता है, अगर कोई इनका इंपीचमेंट का बिल पास करते हैं तो। सो वापस लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट साहब हमारे एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, लेजिस्लेचर ने इनके अगेंस्ट वो निकाल दिया इंपीचमेंट का, तो क्या हो गया, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव की पावर क्लैश हो गई, इंटरसेक्ट हो गई, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हुआ। फंक्शन इनके अलग हैं, दो इनके फंक्शन अलग है, प्रेसिडेंट साहब को क्या करना है, लेजिस्लेचर साहब को क्या करना है, ये अलग अलग फंक्शन है, लेकिन इनकी पावर इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इसको सेपरेशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं बोलते हिंदुस्तान में। इंपीचमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस, वापस जुडिशरी से इधर इंटरसेक्शन हो गया लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर चाहे तो जजेस के इंपीचमेंट कर सकती है विद ड्यू प्रोसीजर, जो कि मेंशन्ड है हमारे आर्टिकल्स में, वो उस तरीके से होगा पर कर सकती हैं। सो देयर इज एन ओवरलैपिंग ऑफ पावर, ओवरलैपिंग ऑफ पावर्स, लेजिस्लेटिव इज intersecting with judiciary here. Going ahead, power to amend laws declared ultra vires by the court. अब कोर्ट ने कुछ लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या कोई भी लॉ दे, उनको अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया, तो लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो उसको अमेंड कर ले, उसको अमेंड करके उसमें चेंजेस लाके कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, जो जुडिशरी के ऑर्डर्स हैं, उनको थोड़ा सा उनके ऊपर काम कर सके। सो इधर क्या हो जाएगा, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी का इंटरसेक्शन, सेपरेशन ऑफ पावर कैंसिल। पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट साहब के पास पावर होती है, जैसा आपको सबको पता है, ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए। जो ऑर्डिनेंस है उसकी पावर एज गुड एज एक्ट होती है, एज गुड एज एन एक्ट होती है, बस वो जब सेशन में नहीं होता तब पास किया जाता है, और जब सेशन होता है नेक्स्ट सेशन तो उसको वापस एक्ट बनाया जाता है। पर फॉर द टाइम बीइंग, जब तक सेशन नहीं है, जब तक इट हैज द पावर ऑफ एन एक्ट ओनली, एक्ट की जितनी पावर होती है, इसका मतलब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव का काम कर लेता है, पावर यूज कर लेता है, और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बारे में के रोल्स में इंटरसेक्शन हो जाता है। तो इधर भी क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हुआ। मेकिंग अपॉइंटमेंट्स ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जस्टिस, ये वापस
किस तरीके से होता है, तो इधर भी एग्जीक्यूटिव और हमारा जुडिशरी का भी इंटरसेक्शन होता है। ये सब हम पढ़ेंगे किस तरीके से होता है जब हमारे जजेस और उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का इंटरसेक्शन हो रहा है, पावर का इंटरसेक्शन हो रहा है। सिमिलरली पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव एंड रिस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट फॉर सेंटेंस टू एनी पर्सन कन्विक्टेड टू एनी ऑफेंस। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर भी होती है कि किसी ऑफेंस में अगर कोर्ट ने किसी को सजा दी है, सजा सुनाई है, सेंटेंस दिया है, जो भी पनिशमेंट दिया है उसको माफ कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब, ये भी होती है। तो एग्जीक्यूटिव फिर क्या हो गया, जुडिशरी को ओवर रूल कर रहा है, ओवर पावर कर रहा है, तो ओवरलैपिंग ऑफ जुडिशरी एंड executive या executive and judiciary whatever. The tribunals and other quasi judicial bodies which are a part of the executive also discharge judicial function. अब कुछ executive bodies होती हैं जो ट्राइब्यूनल और quasi judicial activities करती हैं, तो वो बेसिकली तो executive bodies हैं लेकिन वो judiciary activities भी करती हैं, तो अगेन there is a overlapping of power। तो ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होपफुली। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, अगेन ओवरलैपिंग। जुडिशियल रिव्यू, बहुत सिंपल सी बात है। जुडिशियल रिव्यू इज बेसिकली रिव्यूइंग द पॉलिसीज एंड द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर एंड द पॉलिसीज एंड द मैनेजमेंट डन बाय द एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशियल रिव्यू होता है, तो जज का नजर होती है, तो क्या हो गया, वापस पावर सेपरेट नहीं हुई, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हुआ, ये इंटरसेक्ट कर देंगे जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं, किस कंटेक्स्ट में करना चाह रहे हैं, और जिनको अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो फिर वो तो पढ़ाई बंद ही कर दे। क्लियर है? अब आर्टिकल्स डिफाइनिंग सेपरेशन ऑफ फंक्शन एंड पावर्स। अब क्योंकि हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है, सेपरेशन ऑफ फंक्शन है, तो हमें ये मेंशन तो करना ही पड़ेगा ना, सेपरेशन ऑफ फंक्शन तो दिखाना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसकी रूलिंग निकालनी पड़ेगी। और ये चीज प्रूव कहां से होती है, ये चीज प्रूव होती है अलग अलग आर्टिकल्स में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, जो इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि देयर इज अ सेपरेशन ऑफ फंक्शन बिटवीन ऑल द थ्री विंग्स, ऑल द थ्री पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कैसे? सो आर्टिकल 50 जो है हमारा डीपीएसपी का, हम पढ़ चुके हैं डीपीएसपी, जिसने नहीं पढ़ा प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो। क्या बोलता है डीपीएसपी? डीपीएसपी बोलता है स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव फॉर पब्लिक सर्विसेज। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऑटोमेटिकली इट सेज देयर इज अ सेपरेशन ऑफ फंक्शन और सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव ऑफ आवर कंट्री। क्लियर है? Second, Article 121 and 211, this relates to the state and this relates to the center. Judicial conduct of a judge of a Supreme Court and High Court cannot be discussed in Parliament and state legislative response respectively. क्या मतलब है कि जो कंडक्ट ऑफ एक जज का जो कंडक्ट है, जज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं, या उनके डिसीजन पे कोई भी डिस्कशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे हाई कोर्ट के हो, आपके लेजिस्लेचर में नहीं होना चाहिए, ना तो लोकसभा राज्यसभा में होना चाहिए, नहीं आपके विधान परिषद और विधानसभा में होना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा लेजिस्लेचर इज क्लियरली डिफाइंड और हमारा जुडिशरी इज क्लियरली डिफाइंड, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर। ये आर्टिकल भी किसको रिलेट करता है, किसको सिग्निफाई करता है? सेपरेशन ऑफ फंक्शनिंग और सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ फंक्शन और सेपरेशन ऑफ पावर को हम सिनोनिम्स की तरह यूज करते हैं, हमारे यहाँ एक ही मतलब है, पर मैंने आपको डिटेल्ड जो थिन नुआंस होता है, जिस नुआंस बारीकी भी मैंने आपको बताई, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सेपरेशन ऑफ फंक्शन और सेपरेशन ऑफ पावर में डिफरेंस क्या है। पावर कहाँ हो जाएगी? यूएसए में प्रेसिडेंशियल में, जहां के अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या होगा? सेपरेशन ऑफ फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे हम कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर देते हैं, दो हमारी फंक्शनिंग पूरी तरीके से अलग है, लेकिन हमारा ओवरलैपिंग ऑफ पावर्स कहीं ना कहीं हो जाती है, और उसके इंस्टेंस हम पढ़ चुके हैं। सिमिलरली आर्टिकल 122 और 212, अगेन दिस इज रिलेटिंग टू सेंटर एंड दिस इज रिलेटिंग टू स्टेट। वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर में क्या हो रहा है, ये सब डिस्कशन कोर्ट में नहीं किए जा सकते। ये भी वापस सेपरेशन ऑफ फंक्शनिंग क्लियर सिग्निफाई करता है ये आर्टिकल। क्लियर है? देन आर्टिकल 361, प्रेसिडेंट और गवर्नर और राज प्रमुख स्टेट शैल नॉट बी आंसरेबल टू द कोर्ट फॉर एनी एक्ट डन इन द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एंड पावर्स एट ऑफिस। वही बात वापस आर्टिकल 361 क्या बोलता है? प्रेसिडेंट गवर्नर के जो भी कर्म है, जो भी कार्य वो करते हैं, जब वो ऑफिस होल्ड करते हैं, तो उन पे किसी भी तरीके से कोर्ट में हियरिंग नहीं हो सकती, ट्रायल नहीं हो सकता उनका, जब तक वो ऑफिस होल्ड करते हैं। अगर उन्होंने कोई भी ऐसे काम करे जो उनकी पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सरसाइज एरिया के अंदर फॉल करते हैं, तो ये वापस क्या सिग्निफाई करता है? सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम दी जुडिशरी, यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स। सो इससे हमें पता पड़ता है कि हमारे देश में हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारे इंडिया में फॉलो करते हैं, वो करते हैं, हम तीनों विंग्स अलग अलग हैं, एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेटिव अलग है, जुडिशरी अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इंटरसेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी पावर्स इंटरसेक्ट कर जाती है तीनों विंग्स की, तीनों पिलर्स की, जो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता, जैसे यूएसए में ऐसा नहीं होता, वहां क्लियर डिस्टिंक्शन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है।
हमारे कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से होता है वो आज हमने क्लियर कर लिया। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और आज के बाद आपको इस चीज़ में कोई भी परेशानी नहीं होगी कि लेजिस्लेटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है और जुडिशरी क्या होता है। टू एंड इट, वापस लेजिस्लेटिव हमारा कानून बनाने का काम करते हैं, लॉ मेकर्स हैं हमारे, इनको विधायिका बोला जाता है। देन हमारा एग्जीक्यूटिव इसको इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। इंप्लीमेंट करने के अगेंस्ट में जो पॉलिसीज बनानी है, किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है थ्रू आउट द स्टेट, थ्रू आउट द कंट्री, उसकी जो भी सारा काम होंगे, सारा मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, ये कौन करेगा, हमारा एग्जीक्यूटिव। और इसको क्या बोलते हैं हम, कार्यपालिका। और तीसरा होता है हमारा जुडिशरी, जो रिव्यू करेगी इन दोनों के एक्शंस को कि लेजिस्लेचर ने अपना काम ढंग से करा है, एग्जीक्यूटिव ने अपना काम ढंग से करा है, और उसके जो रेपरकशंस हैं इन पॉलिसीज और एक्ट से, उससे कहीं किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, फंडामेंटल राइट्स तो वायोलेट नहीं हो रहे। तो इसका रिव्यू कौन करेगा, इसका रिव्यू करेगी जुडिशरी। तो ऑटोमेटिकली, और जुडिशरी को क्या बोलते हैं हम, न्यायपालिका। तो ये तीनों पिलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपको क्लियर हो गए। अगर ये तीनों पिलर में से एक भी पिलर हट गया तो हमारा डेमोक्रेसी खत्म होने के खतरा रहता है। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया हो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो दिस वॉज मी दिलीप पुरी टेकिंग योर पॉलिटी सेशन। थैंक यू सो मच।